कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं। और साथ ही एक बहुत अच्छी बात शिल्पी जी की ये है कि ये सोसाइटी के साथ में जुड़ी हुई है, कम्युनिटी के साथ में जुड़ी हुई है और तरह तरह के प्रोग्राम ये टाइम टाइम पे करते रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी आपका। थैंक यू गगन सर, थैंक यू वेरी मच। तो शिल्पी जी, आज की हम बातचीत शुरू करते हैं आपकी इस जर्नी से। बहुत से लोग जब क्लास 10th में होते हैं, क्लास 12th में होते हैं, तो सोचते हैं कि भाई उन्हें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो आपके दिमाग में ये कहां से आया कि मुझे एक वेलनेस एक्सपर्ट बनना है, डाइटिशियन बनना है? आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। श्योर, थैंक यू सो मच। जब मैं 10th में थी तो बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया तो नहीं था कि मुझे क्या करना है। बस ये पता था कि मुझे कुछ रिस्पेक्टेबल फील्ड में जाना है जहां मुझे रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि जब मैं 15 अगस्त की परेड में भाग लिया करती थी और वहां जब कलेक्टर को सब सलामी देते थे, तो मुझे तब लगता था कि मुझे कलेक्टर बनना है। पापा ने एक बार कलेक्टर से ले जाके मुझे मिलाया और कलेक्टर से मेरी एट लेंथ बात हुई, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे लगा कि काफी सारा पॉलिटिकल माइंड चाहिए जो शायद मैं लैक करती हूँ। और उसके बाद जर्नी आगे बढ़ती गई। मैंने ग्रेजुएशन में इंटीरियर डिजाइनिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था, तो मैंने बीएससी होम साइंस के साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने चुना था। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन था, जो कि मेरा पढ़ते पढ़ते मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। उसकी एक वजह ये भी थी कि उस समय मेरे ग्रैंडफादर को डायबिटीज थी, और जब मुझे ये पता चला कि डायबिटीज में डाइट का बहुत ही ज्यादा रोल होता है, तो और हमेशा हम लोग यही पूछा करते थे डॉक्टर से कि इनको खाने पीने में क्या दिया जाए, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया था इस पे। और फिर मैंने पोल किया, पापा से भी अपने बात की, एट लेंथ बात की, और मैंने उनको कहा कि भाई मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, लेकिन पापा ने कहा कि तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ और फिर पब्लिक को आप आउटरीच करना, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट एट एनी वे। अगर ये आपकी स्किल है तो वो वैसे भी काम आ जाएगी। और उन्होंने न्यूट्रिशन को ज्यादा वोट दिए, और मेरा पढ़ाई पे फोकस शुरू से था, तो मेरे लिए कोई भी फील्ड चुनना डिफिकल्ट नहीं था। तो मैंने न्यूट्रिशन को चुना, और फिर इसमें मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री ली बड़ौदा से। और बहुत ही तब से अब तक का सफर जो है ना, वो हर दिन एक नई लर्निंग होती है। और मैं बहुत पैशनेट हूँ अपनी फील्ड को लेकर, स्पेशली इस बात को लेकर कि मैं नेचुरल तरीके से लोगों को ट्रीट करती हूँ, न केवल फूड से बल्कि उनको मेंटल हीलिंग और उनकी लाइफ स्टाइल में सुधार लाकर, बदलाव लाकर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी डिसीज की शुरुआत यहीं से होती है। इसीलिए अगर मैं उनको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के मतलब इफ आई कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम लैंडिंग इनटू ट्रबल, तो आई एम इनटू प्रिवेंटिव स्पेस। दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। वंडरफुल मैम, आपकी जर्नी जो है सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। और जैसा कि आपने बताया कि भी आपकी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया आपको इस न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की करियर की तरफ आगे बढ़ने में, और उसी का परिणाम है कि आज आप काफी अच्छा कर रही हैं और हजारों हजारों लोगों को आप बेनिफिट पहुंचा रही है। मैम, इसमें जो डाइटिशियन का जो सबसे पहला, अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला वर्ड होता है डाइट। तो मैं जानना चाहूंगा, यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, इस स्किलफुल सैटरडे की शुरुआत यहीं से करता हूं मैं, कि ये डाइट है क्या? आपको पता है गगन जी, बहुत हंसी की बात है कि अगर आप किसी से पूछते हो ये सवाल, अक्सर मैं किसी भी अपने सेमिनार और उसमें पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइट, एंड पीपल से दैट डाइट मीन्स ईटिंग लेस। दे रिलेट डाइट वर्ड एज डाइटिंग। एक्चुअली डाइटिंग इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि लोगों को लगता है डाइट, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसा सुनते हैं, अपनी मम्मी से सुनते हैं कि मैं डाइट पे हूँ, तो उनको लगता है डाइट का मतलब ही होता है ईटिंग लेस। लेकिन इट्स नॉट दैट। डाइट इज वॉट एवर यू पुट इन योर माउथ। जो भी हम खाते हैं, जो भी आहार, डाइट का अगर हिंदी मीनिंग बोले तो आहार, और डाइटिशियन का मतलब होता है आहार परामर्श करता। तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो डाइट है। लेकिन मैं इसके एक बड़े मीनिंग की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ। एक तो वो चीज हुई जो हम खाते हैं, वो डाइट है। लेकिन हम डाइटिशियंस केवल उस पर फोकस नहीं करते हैं जो आप मुंह से अंदर लेते हैं, बट जो सांसें आप लेते हैं, जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, वो भी आपकी डाइट है। जिस तरह के थॉट्स आप अंदर लेते हैं वो भी आपकी डाइट है, क्योंकि वो भी आपके वेलनेस को फर्क डालती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, किस तरह के थॉट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह का पानी आप पी रहे हैं, किस तरह की हवा आप अंदर ले रहे हैं। ये चारों चीजें आपकी वेलनेस को अफेक्ट करती है। तो जो कुछ भी आप अंदर ले रहे हैं, दैट इज डाइट। आई वुड जस्ट से दैट कि जो कुछ भी आप अंदर ले रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं, वो डाइट है। बिल्कुल मैम, अन्न जल और विचार ये सारे हमारी डाइट का एक पार्ट है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि भाई ये डाइट को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, उसके कारण हमारे शरीर में, हमारे विचारों में भी बहुत फर्क पड़ता है।
तो इसके पीछे कोई साइंस है या जस्ट हम इसको ऐसे ही बोलचाल की भाषा में मुझसे बात करते हैं इस चीज के बारे में? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब भी कुछ आप अंदर लेते हो तो उसके हार्मोनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, और हॉर्मोन्स जो होते हैं वो आपके इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा जिन बच्चों को फिट्स आते हैं या ब्रेन का जो उतार चढ़ाव होता है उसको भी संतुलन करने के लिए डाइट में चेंजेस किए जाते हैं। उनको हाई फैट डाइट दी जाती है ताकि उनके ब्लड शुगर में वो रहे, नॉर्मलाइज रहे, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो और इस तरह के उतार चढ़ाव ब्रेन में मत आए। तो बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये तो साइंस में भी प्रूव्ड है, क्योंकि हम तो केवल साइंटिफिक बात ही करते हैं। तो जो कुछ भी आप ले रहे हैं, अन्न, जल और विचार, इन तीनों का आपकी वेलनेस में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। बिल्कुल साइंटिफिकली इसको साबित किया जा सकता है कि ये सारी चीजें आपको फर्क डालती हैं। बिल्कुल मैम। ये जो शब्द है डाइट, ये मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों में भारतीयों ने अपने जीवन में उतारा है। उससे पहले तो सिर्फ खाली जैसा आपने बताया कि भाई डाइट पे है या डाइटिंग कर रहे हैं, लोग उसी से रिलेट करते थे इस चीज को। लेकिन आज की डेट में ये जो पैंडेमिक का जो समय बीत रहा है, उस बीच में हर व्यक्ति ने इस चीज को समझा है कि भाई डाइट का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं इसी से ही चीजों को अब आगे बढ़ाता हूँ कि ये डाइट का एक बहुत बड़ा, अगर हम देखें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में आजकल देखने को मिल रही है कि मोटापा पहले माना जाता था कि भाई एक उम्र के बाद में मोटापा आता है अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप बैठे रहते हैं तो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इवन 5 साल से भी जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ये मोटापे, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा विकराल रूप ले रही है और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि भाई ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ओबेसिटी, और उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। वजन का बढ़ जाना किसी भी उम्र में हो सकता है। जिस भी उम्र में आपने अपनी कैलोरी की इनटेक अपनी कैपेसिटी से ज्यादा किया, मतलब खर्च से ज्यादा आपने अंदर स्टोर कर लिया, तो वो बॉडी उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती है और वो एक ओबेसिटी की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं, जब आपका वजन जो होता है आपकी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जितना वजन आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए उसका 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना भी लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक्सेसिव जो फैट होता है, वेट होता है, इसको कहा जाता है ओबेसिटी। किड्स में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट हो गई और बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर के अन्य बीमारियों को डेवलप करने के चांसेस ज्यादा रखते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें उनको जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है जब भी आपका वेट बढ़ जाता है। वेट का बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सारी बॉडी के ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है। तो आपने पूछा था कि इसके क्या कारण होते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, कई फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डेफिनेटली आपका आहार इसमें मुख्य रोल प्ले करता है। 80% रोल डाइट का होता है, किस तरह का आहार आप ले रहे हैं। और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है, यानी कि हमारे पास इजी अवेलेबिलिटी है खाने की, भोजन की। आप देखेंगे कि इतनी आउटिंग होती है और वहां पे बिल्कुल अनलिमिटेड अमाउंट में आप खा सकते हो। और अगर बच्चे ने बहुत ही ज्यादा शुगरी चीजें खानी शुरू कर दी, और कई बार हम बच्चे को काम एंड कूल करने के लिए चॉकलेट्स और कैंडीज की ब्राइबिंग करते हैं, घूस देते हैं उसको कि तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट कैंडीज देंगे। तो जो इतना ज्यादा शुगर का कंजम्पशन होता है और उसके बाद उनका हिलना डुलना बिल्कुल जीरो होता है। आज हर माँ बाप अपने बच्चों को फिजिकल मूवमेंट करने के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास सारे कामों के लिए रिसोर्सेज होते हैं, उनको अपने कामों के लिए खुद कुछ भी नहीं करना होता। तो ऐसा करने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो उनकी लाइफ पर्पसलेस बन जाती है, यानी मीनिंगलेस। उनको उठ के उनको समझ भी नहीं है कि उनको करना क्या है पढ़ाई के सिवा, और पढ़ाई भी बैठ के हो गई है, और लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, और उसके बाद गैजेट्स का इस्तेमाल, और इतना ज्यादा गैजेट्स कि बच्चे को सुबह से शाम पता भी नहीं चल रही है, वो एक जगह पे बैठा हुआ है। और फिर ये पैंडेमिक तो था ही, जिसके कारण बच्चों ने अपनी फिजिकल एक्टिविटी लिटरली खत्म कर दिए और केवल फोकस हो गया फूड पे, और वो भी अनहेल्दी और जंक फूड पे, पैकेज्ड आइटम में जो जल्दी बन जाते हैं, मैगी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फास्ट कुकिंग होती है। तो इस तरह का जो खान पान है और इस तरह के जो लाइफ स्टाइल है, सोने उठने का रूटीन गड़बड़ होना,
और तीसरा जो घर छोटे छोटे हो गए, बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया नहीं है, या फिर बच्चों बच्चों को मतलब पहले जैसी वो भाग दौड़ वाली जो हमारे स्पोर्ट्स होते थे वो अब सारे इंडोर स्पोर्ट्स पे शिफ्ट हो गए हैं। और लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं सही क्वालिटी वक्त नहीं दे पाते हैं बच्चों को, और बच्चे के पास एक प्लेजर सोर्स यही बच जाता है, फूड, कंपनी का अभाव होना। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और कई बार बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं होता है, वो भी बच्चा जल्दी वेट पुट ऑन करता है। कई बार थोड़े हेरिडिटरी कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं बच्चे के अंदर। तो ये सारी चीजें जब इंटरप्ले में चलती है, एक के ऊपर एक हावी होती है, तो वो फिर बच्चे का वेट गेन करने में उसको वो कर देती है। और बच्चा बहुत ही ज्यादा, पहले तो हम ये चीज खाली अब्रॉड में ज्यादा देखते थे, लेकिन अब हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही ज्यादा तेजी से ओबीस होते जा रहे हैं, छोटी उम्र में ही ओबीस होते जा रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक बताया कि बच्चों के जो फिजिकल मूवमेंट है वो काफी कम हो गए हैं। बिल्कुल हमें हमारा बचपन याद आता है जब हम मिट्टी में खेला करते थे और एक पूरा का पूरा ग्रुप होता था और दौड़ भाग मचती थी उसमें। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली जो हो गई है। पहले तो परिवार में बहुत सारे लोग होते थे जिसके कारण से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंगेजमेंट मिल जाता था। लेकिन अभी के समय में न्यूक्लियर फैमिली हो जाने के कारण जो क्वालिटी टाइम वाली जो बात आपने बताई अभी कि वो भी उसका काफी ज्यादा अभाव हो गया है। तो मैम ये सारे की सारे जो सिनेरियो है काफी प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें हमारी फूड की जो डाइट है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने रोल बताया, दूसरा जो क्वालिटी टाइम है, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और चौथा जो पैंडेमिक जिसने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैम्पर किया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि पहले तो हम ये कैसे पता लगाए? कई बार हम देखते हैं कि बच्चा फिट है, माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल गबरू सा हो, थोड़ा अच्छा हट्टा कट्टा सा दिखे, और उसी के चलते दिन में 3 टाइम 4 टाइम बच्चे को खाना खिलाए जा रहे हैं, जबरदस्ती भी कई बार करते हैं इसमें। तो ऐसा कब हमें पता चलेगा, या हमें इसको किस तरीके से हमें पता चले कि हमारे बच्चे में जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो इनिशिएट हो गई है? देखिए, वैसे तो आंखों से ही समझ में आ जाता है। और अगर बच्चे को उस साइज के कपड़े फिट ना आ रहे हों, 3 साल का बच्चा है और उसको 5 साल के कपड़े पहनाए जा रहे हों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा अपनी एज से ज्यादा वेट का है। वो तो एकदम लेमैन तरीके से आप नाप सकते हो कि मेरा बच्चा कहाँ फॉल करता है। लेकिन दूसरा जो स्टैंडर्ड तरीका है, जहां पर आप साइंटिफिक तरीके से जिसको हम फॉलो करते हैं, तो ग्रोथ चार्ट आते हैं बच्चों के, जिसमें हम उनकी हाइट और वेट को डिवाइड करके बीएमआई निकालते हैं। और वो जो बीएमआई की वैल्यू होती है उसे ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट किया जाता है। तो 95 परसेंटाइल से ऊपर अगर बच्चा फॉल करता है तो वो ओबीस है। 85 से 95 के बीच की कैटेगरी ओवरवेट की है, और 85 से नीचे की कैटेगरी जो होती है वो नॉर्मल वेट की है। फिर 75 से नीचे की होती है जो अंडरवेट की कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो ऐसा एक पूरा ग्रोथ चार्ट होता है जिसमें ग्राफ बने रहते हैं। आपको उसमें बच्चे की बीएमआई की वैल्यू प्लॉट करनी होती है, और फिर जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली बच्चा कितना ओवरवेट है, या ओबीस की कैटेगरी में है, या नॉर्मल वेट है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, जो कि हर डॉक्टर या इम्यूनाइजेशन कार्ड पे भी ग्रोथ चार्ट्स होते हैं। अच्छा, तो इसको मतलब आमजन हर कोई इस चीज को एक्सेस कर सकता है? आराम से, बिल्कुल। नेट पे भी अवेलेबल होता है ग्रोथ चार्ट। अगर आप इसमें नेट पे डालते हैं तो वो आ जाता है, आईसीएमआर का ग्रोथ चार्ट। बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, एज वाइज होता है। तो बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं। मैम ये तो रही प्रॉब्लम की बात, और हमने समझ लिया कि भाई हमारे बच्चे में जो है ये ओबेसिटी की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं से क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए हमारे करेक्टिव एक्शंस क्या क्या होने चाहिए? देखिए गगन जी, सबसे पहले तो ना पेरेंट्स को अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं बच्चों में खाने पीने के, वो अर्ली डाले जाते हैं। जो बीज आप बोएंगे शुरू में, वही हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक बच्चे के अंदर रहेगी। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि बच्चे को माँ बाप पहले तो बहुत लाड में खिलाते पिलाते हैं कि बच्चा पतला हो रहा है, तो बच्चे को डबल तिबल 3 बार 4 बार 5 बार हम ठूस ठूस के खिला रहे हैं। तो ये सब करना, और फिर अगर अनअवेयरनेस की वजह से
कई बार माँ बाप का प्रेम या बाबा दादी का या घर वालों का इतना प्रेम होता है कि उनको पैकेज्ड आइटम जब मर्जी तब दिला दे रहे हैं, जब मर्जी तब उनके लिए कुकीज कैंडीज उनको खाने की छूट है। तो ये सब छोटे छोटे मेजर्स आगे चलकर एडिक्शन बनते हैं और फिर बच्चे का धीरे धीरे वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। आइसक्रीम, केक्स, बिस्किट्स हम कितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं आजकल घरों में, सॉस, ब्रेड, क्या कोल्ड ड्रिंक्स, इतना तो काफी होता है। आपको एक इंसिडेंस मुझे याद है कि एक मॉम ने बताया मुझे कि ये बच्चा च्युइंगम खाता था जिसकी आदत को छुटाने के लिए हमने इसको कोल्ड ड्रिंक देना शुरू किया। तो मैंने कहा कि आपने आपने कुछ भी सही नहीं किया, मतलब आपने एक चीज छुटाने के पीछे उसको डेडली दूसरी चीज पकड़ा दी है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है माताएं रियलाइज नहीं कर पाती हैं, तो रियल के जो जूसेस होते हैं या कोई भी इस तरह के स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, रसना बोल लीजिए या कोई भी ऐसे बेवरेजेस जो मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं, उनमें एक एक ग्लास में कितनी सारी चम्मच शक्कर डली होती है। तो हम बड़ी इजिली बच्चों को देते हैं कि बच्चों का एनर्जी बूस्ट होगी, अगर बच्चा खेल कर आ रहा है तो उसको ग्लूकोज घोल के पिला देते हैं। तो ये सब करना, बच्चों को इतना ज्यादा शुगर का कंजम्पशन कराना, ये बहुत हजार्डस होता है। तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि हम क्या चीज बच्चे की प्लेट में दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेरेंट्स कॉन्शियस तो बहुत हो गए अपने बच्चे के डाइट को लेकर, लेकिन राइट अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो सही गाइड नहीं कर पाते बच्चे को। और कई बार ये हम जो बार बार बोलते हैं कि मेरा बच्चा कोई सब्जी नहीं खाता, बच्चा सुनता रहता है उन बातों को और वो रजिस्टर कर लेता है और वो मेक श्योर करता है कि वो जिंदगी भर कोई सब्जी ना खाए। तो हमें ये अर्ली जजमेंट करना भी रोकना होगा, क्योंकि जब हम बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं उस समय पे हमें उसको टाइम देना चाहिए कि वो धीरे धीरे हर एक वेजिटेबल से फेमिलियर हो। तो शुरू में बहुत अर्ली जजमेंट करना कि वो कुछ नहीं खाता, वो कुछ नहीं खाता, ये सोचना और ये बोलना आसपास के लोगों को या उसके लिए उन चीजों के बिना वो सामान को बनाना, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे चीजों को अडॉप्ट करता है, सीखता है। और इसके लिए मेरे बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने अपने कुछ यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं कि आप अपने बच्चे को शॉपिंग पे अपने साथ लेकर जाइए। जब आप वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं और बच्चे की पसंद से उस वेजिटेबल को उठाइए, बच्चे से छिलवाइए, उसको कुकिंग करते समय बच्चे को दिखाइए। उसके बाद बच्चा जरूर उसका मन करेगा, क्योंकि वो पार्ट बन जाएगा उस वेजिटेबल का और उसको जरूर टेस्ट करेगा, और टेस्ट करेगा तो वो उसका एफर्ट है तो वो उसकी फेवरेट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, ना कि हम रैंडमली सोच लें कि हमारा बच्चा क्या खाता है और क्या नहीं खाता, हम तुरंत जजमेंट दे देते हैं, वो गलती है। हमें टाइम दे के बच्चे के फूड के साथ एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना पड़ता है। और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो ये है कि हमारे बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी कम पीना भी ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पानी कम पीने से उनका गट अनहेल्दी होता है, और गट अनहेल्दी होता है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती है, पेट में गैस बनती है, अनहेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं और फिर अगेन वो ओबेसिटी को ट्रिगर करता है। और पानी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि बच्चों को अगर सब्जियों के साथ में फेमिलियर करना है तो कौन सा हमें रूट फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं टेक्निक चाहूंगा कि आप पानी के लिए भी बताएं, क्योंकि ये अमूमन हर बच्चे की ये प्रॉब्लम होती है, माता पिता पानी की गिलास लेके पीछे दौड़ते रहते हैं, बच्चा पीता नहीं है। तो वो मोटिवेशन कैसे जगाएं बच्चों में पानी के लिए? बिल्कुल, तो हमने एक चार्ट बनवाया था, मेरे बहुत स्कूल्स में टॉक्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो हमने एक चार्ट बनवाया था जिसमें हर एक बच्चे का पानी का ग्लास बना दिया था। जैसे ही बच्चा उस ग्लास को पी लेता है तो वो उसको कट कर देता है। तो बच्चों को एक मोटिवेशन रहती है कि मुझे जल्दी से पानी दो, फिर मैं उसको कट करूंगा। तो ऐसे करके अगर हमने 5 उसमें कप बनाए हैं 200-200 ml के, तो बच्चे के लिए कुछ नहीं करना, बच्चे को केवल वो पीना है और जाके उसको कट करना है। उसको दिखता रहेगा कि वो 4 ग्लास अभी बचे हैं, मुझे दिन भर में फिनिश करना है। और एक तो ये टेक्निक बहुत काम आती है, बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है, मैंने अपने बच्चों के साथ भी इसको फॉलो किया है ना। तो वो डे वाइज हम उसको बनाते हैं, मतलब डे वाइज उसका कैलेंडर आता है, नंबर ऑफ ग्लासेस का पूरा उसमें ड्रॉ रहता है। इफ एनीबडी वांट्स इट दे कैन गेट इट फ्रॉम आवर क्लिनिक, हम उसको रखते भी हैं। और सेकेंड टेक्निक है कि हम उनको ऐसे अट्रैक्टिव सिपर्स दिला दें जो उनके आसपास ही रखे रहें, कि बच्चा दौड़ता भागता चलता उसको उठाए और पी जाए, मतलब पानी उनकी रेंज के अंदर रख दें। तो वो भी एक टेक्निक है जिससे बच्चा पानी पीता है, क्योंकि कई बार बच्चा प्यासा रह जाता है लेकिन खेल में इतना व्यस्त है, या वो टीवी देखने में इतना व्यस्त है, या वो मोबाइल देखने में इतना व्यस्त है कि उसे पानी का याद नहीं आता। तो उसके आसपास पानी रख दें अट्रैक्टिव टम्बलर में, बॉटल्स में, तो वो भी बहुत काम आता है।
जी जी। मैम जैसे बच्चों की अगर हम लाइफ को देखें तो सुबह का जो समय होता है जब वो उठते हैं तो थोड़ा सा डेजीनेस होता है, थोड़े से कम एक्टिव रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक्टिव जो है वो होते जाते हैं, पीक पे पहुंचते हैं, शाम होते तक जब उनका पीक खेलने का समय होता है वहां पर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो सोने की तरफ जाते हैं, तो एक्टिव जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है वहां पर, तो एनर्जी लेवल भी थोड़ा कम होते जाता है। तो क्या हम उनके पूरे एक डेली कैलेंडर को हम डिवाइड करके कुछ डाइट को वहां पर सेट कर सकते हैं, या उनका डाइट की प्लानिंग हमको कैसे करनी चाहिए अपने बच्चों की? और इसके लिए एज का भी कोई फैक्टर, एज का भी कोई फैक्टर है? जैसे बच्चों बच्चों की अगर हम एज देखें तो 8 साल भी होती है, 10 साल भी होती है, 15 साल भी होती है, तो एज वाइज जरा सा आप थोड़ा क्लियर करते हुए हमें बताइए। श्योर। तो बच्चों को एज वाइज अगर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वाइज डिवाइड करेंगे तो प्री स्कूलर पहले तो सबसे पहले तो जो नियोनेटल पीरियड में रहते हैं, मतलब नए जो 0 से लेकर के 6 मंथ के बच्चे, उनका डाइट रहता है माँ का फीड, एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। तो ये 6 महीने तक के बच्चे हो गए। 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, उनको बोला जाता है इन्फेंट। तो वो इन्फेंट की डाइट रहती है, वो वीनिंग फूड होता है उनका, तो वो एक अलग फेज हो गया। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है जो अप टू 6 ईयर रहता है, 1 to 6 ईयर, प्री स्कूलर्स बोलते हैं हम इनको। तो ये जो प्री स्कूलर्स रहते हैं इनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग रहती है, मतलब 0 से 6 मंथ, 6 से 12 मंथ्स, और उसके बाद 1 साल से लेकर 6 साल, मतलब ये 3 ग्रुप आपने लिखे। उसके बाद 6 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों का अलग रिक्वायरमेंट होता है, और जब टीन एज से लेकर के 20 साल के अलग होते हैं, फिर 20 से आगे वो अलग अलग, फिर स्टेजेस वाइज बच्चों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो ये सब स्टेजेस में बच्चे का कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। और जो एक क्वेश्चन आपका था वो शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, आपने शायद ये पूछा था कि सुबह से बच्चे का जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो कैसा डाइट लें। तो बहुत सही बात कही आपने कि जैसा बच्चे का एनर्जी लेवल होता है, माँ उसी के हिसाब से उसका कैलोरी और डाइट डिसाइड करे, उसको अपने हिसाब से उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर वो सुबह उठे, उसकी भूख का रेशियो कम है, तो उस समय उसे फोर्स फीडिंग ना करे, मेक श्योर करे कि वो कुछ एनर्जी एक्टिविटी, एनर्जी बर्निंग की एक्टिविटी करे ताकि उसे भूख लगे नाश्ते के लिए। फिर लंच में अगर वो हंग्री है तो लंच में दे, अगर वो इवनिंग में उसे ज्यादा भूख लगती है तो इवनिंग में कुछ हैवी मील प्लान कर दे उसके लिए, एंड देन डिनर। तो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को 6 मील की जरूरत पड़ती है, नाश्ता, लंच और डिनर, और उसके अलावा एक छोटा मील उठने के नाश्ते के पहले, एक छोटा मील लंच के बाद, और एक छोटा मील नाश्ते और लंच के बीच में। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इतने मील्स अगर ना भी ले बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे का वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इनफैक्ट कम मील्स लेने चाहिए उसे। तो ये टोटली डिपेंड करता है, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करता है, उसकी रिक्वायरमेंट पे वेरी करता है। और जब मैं छोटे मील की बात करती हूँ तो वो केवल सैलेड का प्लेट भी हो सकता है, वो थोड़े से नट्स भी हो सकते हैं, वो थोड़ा सा फ्रूट भी हो सकता है। तो आई एम नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ मील, फुल मील जो प्लेट में सजाकर हम देते हैं। तो ये ऐसे छोटे मील एंड देन मेन मील, और हर एक मील को हम वी ट्राई टू बैलेंस इट। हम चाहते हैं कि उसमें वेजिटेबल हो, उसमें कुछ पल्स हो यानी प्रोटीन हो, कुछ उसमें अनाज की मात्रा हो, तो इस तरह से वो बैलेंस रहे। तो हम हर मील को चाहते हैं कि वो एक बैलेंस्ड मील हम बच्चे को ऑफर करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट किया कि किस तरीके से उनके लाइफ के जो डेली स्पैन है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। मैं कुछ सजेशंस चाहूंगा आपकी तरफ से कि भाई जो आपने पहले जो मेन कोर्स है उनके 3 मील्स का, और उसके बाद में जो 3 एडिशनल की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए बेसिकली एक हेल्दी बच्चे। बिल्कुल। तो अगर हम एक हेल्दी बच्चे की बात करें तो उठने के बाद आप अपने बच्चों को नॉर्मली, अगर वो वैसे उठने के बाद बच्चे कुछ चाहते नहीं है, वो थोड़ा पहले एक्टिविटी करते हैं, पहले वो फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन है तो एग कैन बी अ पार्ट ऑफ हिज और हर ब्रेकफास्ट। अगर बच्चा वेजिटेरियन है तो हम उसको कर्ड या थोड़ा मिल्क या थोड़ा सा पनीर का कुछ सामान दे सकते हैं, और साथ में उसे कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट दे सकते हैं जो कि रूटीन में आपके हाउस में बनता है, चाहे वो स्टफ पराठा हो, चाहे वो कोई चीला हो, चाहे वो ढोकला हो, पोहा हो, उपमा हो, कोई भी ऐसा नाश्ता जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो जिसमें थोड़े वेजीज डले हों,
हम कई बार बिना वेजिस का बना लेते हैं सामान, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स डले हों तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो बहुत सारे वेजिटेबल को आटे में लगा करके उसका एक रंग बिरंगा पराठा बनाना भी बहुत हेल्दी होता है। इडली सांभर चटनी भी एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही होलसम स्नैक है। बच्चों को काठी रोल भी बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को चीले भी बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह के कोई भी नाश्ता आप उनको दें। 11 से 12 बजे के बीच में हम उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, चलते फिरते उनको ग्रेप्स दे सकते हैं, या खाने के लिए कोई भी एक फ्रूट दे सकते हैं। लंच के पहले आप उनको थोड़ा सा सैलेड जरूर खाने को दें। किड्स लव टू हैव क्यूकम्बर एंड टमेटो, और वो सादा अलग से सैलेड के रूप में कोई भी चीज बहुत पसंद से खाते हैं। तो इस तरह का सैलेड हमने दे दिया। उसके बाद हमारे घर में जैसे इंडियन थाली होती है नॉर्मली, जिसमें रोटी, राइस, दाल, सब्जी और कर्ड होता है या रायता होता है, तो उस तरीके का पूरा मील जितना बच्चा खाए, जितना वो खा सके, या राइस का शौकीन है या रोटी का है, दाल खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन किड्स लाइकिंग। अगर सपोज आपका बच्चा दाल नहीं खाना चाहता है, तो उसका एक परफेक्ट उपाय ये है कि आप आटे में बेसन मिलाते जाएं। या अगर आपको परमानेंट उपाय चाहिए तो आप आटे को पिसाते समय उसमें मूंग दाल, चना दाल, कुछ भी, सोयाबीन, इस तरह का कुछ पिसा सकते हैं, जिससे आटे की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी और बच्चे को नहीं पता लगेगा कि वो अलग से दाल खा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो माताएं कर सकती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि आपका बच्चा हेल्दी मील ले रहा है। और उसके बाद जो आता है क्रम, वो शाम के स्नैक्स का आता है। उस समय बहुत कन्वीनियंटली आप चाहें तो उसको 1 कप मिल्क दे सकती हैं, और साथ में थोड़े से नट्स हम बच्चों को दे सकते हैं, जो बादाम अखरोट होते हैं, जो बच्चे के लिए छोड़ दिए थे, मॉर्निंग में नहीं लिए थे, तो शाम का टाइम हम उसको नट्स दे सकते हैं। छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के नट्स के लड्डू बना के हम उनको पकड़ा सकते हैं, जो वो खा लें, उनका इंस्टेंटली पेट भर जाता है। और अगर आप बहुत ही एनर्जेटिक मदर हैं, अगर आप कुछ फ्रेश बना कर देना चाहती हैं, तो भेल बहुत अच्छा है, कुछ कबाब्स बनते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस तरह का कोई भी एक आइटम, हेल्दी आइटम, बच्चे को हम पुलाव जैसा कुछ बना के दे सकते हैं। और फिर रात की पारी आती है, तो रात में हम बच्चे को अगेन रोटी सब्जी दे सकते हैं, खिचड़ी कड़ी दे सकते हैं, राइस पुलाव कुछ दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा आइटम हम दे सकते हैं जो बच्चे को पसंद है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम बिना डिस्टर्ब हुए घर के मेनू में से ही बच्चे को हम फीड कर सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है कि उनके लिए अलग से मेनू बनाया जाए। वो हम खुद वो उतना पेन उठाते हैं और बच्चे के लिए अलग बनाने की कोशिश करते हैं। किड्स तो चाहते हैं कि उन्हें घर जैसे लोगों वाला ही हमें फूड मिले। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक्सीलेंट मैम, आपने बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत अच्छे ऑप्शंस बताए, तो ये सच में बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शंस हैं। लेकिन मैम कई बार देखा जाता है कि भाई बच्चों को भूख ही नहीं लग रही है। ये अमूमन शिकायत होती है, एक पानी की शिकायत जिसको आपने दूर किया, साथ में खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, या दूध नहीं पी रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो। जी, आप सही बोल रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं शिकायत करके कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हमने 1 से 6 साल प्री स्कूलर की बात की थी, तो प्री स्कूलर इज द टाइम व्हेन मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। उस समय बच्चों का फिजिकल कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, मतलब उनको भूख नहीं लगती है, वो बिजी रहते हैं सीखने में। दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स, दे आर लाइक अ जूनियर साइंटिस्ट। तो उस समय पेरेंट्स को भी फोर्स फीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का उस समय पूरा फोकस ब्रेन डेवलपमेंट में है। तो आप देखेंगे उस समय बच्चे की हाइट और वेट कुछ भी नहीं बढ़ता ज्यादा, वो वहीं पे रहता है। उसके बाद अचानक से जब वो टीनेज में पहुंचता है तो अचानक से उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। आप बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स को रिस्पेक्ट करें। बच्चे को जितनी भूख हो उतना ही खाना दे, नहीं है तो उसको रेस्ट करने दे। केवल एक आप ये चीज मेक श्योर करें कि बच्चे के पेट किसी और चीज से तो नहीं भर रहा है, जैसे उसने चिप्स खा लिया हो या चॉकलेट खा ली हो, कैंडीज खा ली हो, बस उससे पेट ना भरे। अदरवाइज अगर वो चीज से पेट नहीं भर रहा है तो जितनी भूख हो उतना खाना दे। आप उसे कभी ये ना सोचे, शक की नजरों से ना देखे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ कुदरती भूख जो होती है वो तो कुदरती होती है। जी जी जी। उसको ना तो हम रोक सकते हैं और ना हम उसको डाल सकते हैं अंदर। तो मेरे ख्याल से बच्चे के जो डिमांड होती है उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसे उतना ही फूड दें जितना कि वो चाहता है, और बाकी आप मेक श्योर करें कि उसका कोई अनहेल्दी सोर्स से उसको कैलोरीज ना मिले, बस दैट्स इट। परफेक्ट मैम। मैम इस बीच में एक और बात आती है कि बच्चों में दूध का इंटेक जो है वो कितना होना चाहिए,
और दूध भी हमारे पास में दो वैरायटी के है, काउ मिल्क भी होता है, बफेलो मिल्क भी होता है। तो कौन सा मिल्क हमें पिलाना चाहिए और कितना पिलाना चाहिए? देखिए, जब आप मिल्क की चॉइस करते हैं तो काउ मिल्क इज ऑलवेज बेटर, इट हैज हायर प्रोटीन वैल्यू, एंड बफेलो मिल्क हैज कंपैरेटिवली लोअर प्रोटीन वैल्यू। सेकेंडली, दूध कितना पीना इसेंशियल है, ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा लेकिन प्रोटीन दूसरे सोर्सेस से ले रहा है तो भी फाइन है, और दूध ना पी रहा हो और दही खा रहा हो, छेना खा रहा हो, पनीर खा रहा हो तो भी चलता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चे को 2 ग्लास 3 ग्लास दूध ही पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर मैं स्टैंडर्ड एक डाइट की बात करूं तो 500 ml से लेकर के 750 ml या 250 ml, 500 ml, 750 ml, डिपेंडिंग ऑन किड्स एज, इट इज फाइन। It is fine that kids is having a small kids is having young kids is having 250 ml milk. The normal जो स्कूल गोइंग किड्स है वो 500 ml मिल्क ले रहे हो और उससे बड़े वाले 750 ml दूध ले रहे हो। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेल्दी डाइट वही डाइट है जो कि आप जिसको नेचर से कनेक्ट कर सके, जिसमें आर्टिफिशियल चीजें कम से कम हो, पैकेट वाली चीजें कम से कम हो। कितनी बार हम देखते हैं कि माताएं बच्चों को सुबह सुबह मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स देती हैं या मिल्क और चोकोस देती है। तो चोकोस जो होता है वो पूरा शुगरी होता है, कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत हेल्दी चीज नहीं है। अगर इसकी जगह हम घर का बना हुआ ताजा कुछ बनाकर दे दें ब्रेकफास्ट, वो मच हेल्दियर है बजाय कि हम अगर कोई शुगरी चीज दे रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से अगर हम राइट चॉइसेस रखें, अगर हम ब्रेड का कंजम्पशन कम रखें, आप जो सैंडविचेस बनाते हैं अगर उसको आप डोसे के अंदर डाल के दे दे उसके स्टफिंग को, या आप रोटी के अंदर रैप करके दे दे, तो वो मच हेल्दियर है। तो आप अपने बच्चों को ब्रेड, मैदा, शुगर, बिस्किट्स, कैंडीज, कुकीज, इन सब चीजों से अगर बचा सकते हैं तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश के बारे में बताया, फूड आइटम के बारे में बताया यहाँ पर, ब्रेड, जो कि अमूमन हर घर में यूज होता है और कई बार तो उसे हम हेल्दी मान के जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों को खिलाती है कि चलो भाई इसमें अपन ब्रेड जैम खिला दिया, ब्रेड बटर खिला दिया या ब्रेड में सैंडविच बना के खिला दिया। तो हम ब्रेड की बहुत सारी वेराइटीज मार्केट में देखते हैं कि कोई ब्राउन ब्रेड बोलता है, कोई आटा ब्रेड बोलता है, कोई मैदा ब्रेड बोलता है इसमें। तो मैम ये जो अलग अलग तरीके की ब्रेड है, ठीक है, उसमें भले उसके इंग्रेडिएंट में कुछ भी लिखा होता है, लेकिन आप तो एक्सपर्ट है, तो कौन सी ब्रेड अच्छी होती है या ब्रेड अच्छी होती भी है कि नहीं होती है? देखिए, ब्रेड तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी बहुत ज्यादा बच्चे के हेल्थ के लिए, और खास करके अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है तो उसे ब्रेड से तो हमें बचाना चाहिए। और इनफैक्ट जो हम घर में भी मैदा के आइटम बनाते हैं जैसे भटूरा है या नान है, वो सब भी नुकसानदायक ही रहेंगे बच्चे के लिए। अगर हम बच्चे में अच्छा हेल्थ, इनफैक्ट सभी फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा हेल्थ चाहते हैं, तो हमें चूज करना चाहिए जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। रागी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है जो बढ़ते हुए बच्चों की बोन हेल्थ में भी मदद करती है, और बहुत आसानी से आप इनके आइटम तैयार कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक रेसिपी डेवलप की थी जिसमें हमने रागी का डोसा बनाया था। तो जिस तरह से चावल दाल का डोसा हम घर पे बनाते हैं, सेम उसी तरह रागी और दाल के कॉम्बिनेशन से आप आटा बैटर बनाते हैं और उसमें ब्राउन कलर का बहुत ही टेस्टी डोसा बनता है। बच्चों को कलर से बड़ा अट्रैक्शन रहता है। तो अगर बच्चे देखते हैं और आप बच्चों को बताएं कि आज हमारा कलर थीम ये है डिनर का या स्नैक का या शाम का, तो किड्स कैन कनेक्ट वेरी वेल। तो बच्चों को अगर हम रेनबो कलर्स समझा दें कि आपके डाइट में रेनबो कलर्स होने चाहिए, तो दे फॉलो इट वेरी नाइसली। तो इस तरह की अगर आप घर के बने हुए चीजें यूज करते हैं, बच्चों के लिए रागी का डोसा बना रहे हैं या कोई भी ऐसी ज्वार, बाजरा, किनोआ, ओट्स या कोई भी इस तरह के हेल्दी आप होलसम स्नैक यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को सिंपली आप छोला बॉईल करके, काबुली चने को बॉईल करके अगर दे दें, बच्चा उसको पिकअप कर करके खाता है। आप टूथपिक दे दें और बोलें कि आप खाओ, तो उसके लिए एक गेम भी हो जाता है कि उसमें वो फंसाएगा, देन मुंह के पास लाएगा, तो इट बिकम्स लाइक अ गेम फॉर यंगर किड्स। तो इस तरह की कोई भी चीज बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने किचन में से मिनिमम प्रोसेस, जो एकदम कम से कम मशीनों की हेल्प से प्रोसेस हुई हैं, उन चीजों से हम अपने बच्चे को फीड करें, और जितना नेचुरल सामान देंगे उतना बच्चों का हेल्थ अच्छा रहेगा। परफेक्ट मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से कि फूड डाइट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आपने बहुत डिटेल में चीजों को बताया। अब जो डाइट की शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा कि भाई जो डाइट की बात आपने की थी कि भाई हम सांसें भी जो लेते हैं वो भी हमारी डाइट का पार्ट है, और जो चीज हम देखते हैं
हमारे विचार बनते हैं वो भी हमारी डाइट का पार्ट है। तो उन्हें हमें कैसे अच्छा करना चाहिए, उसके बारे में कुछ आप बताइए मैम। सबसे पहले तो ये कि अगर हम बात बच्चों की कर रहे हैं तो बच्चे माँ बाप का रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, यानी माँ बाप बच्चों को किस तरह का मानते हैं बच्चा अपने आप को वैसे ही नजरों से देखता है। अगर माँ ने बोला है कि बच्चा बहुत ही फिनिकी ईटर है, फसी ईटर है, बच्चा बहुत ही बदमाशी से खाता है, खाना नहीं चाहता है, या बच्चे माँ ने बोला बच्चा तो बहुत ही ज्यादा शरारती है, उटपटांग चीजें ज्यादा खाता है, तो बच्चा वैसे ही बिहेव करता है। तो सबसे पहले तो हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही विचार हम बच्चे को पास ऑन करते हैं। तो उनको हेल्दी एफर्मेशंस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे विचार हमको अगर हम बच्चों को पास ऑन करेंगे, और उसके लिए जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमारा बच्चा ये भी खाए वो भी खाए, पर बच्चा खाता नहीं है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी मेरी सलाह ये है कि किड्स आर लाइक मंकीज, बच्चे बंदर की तरह होते हैं, वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो आपको जो कराना है अपने बच्चे से वो पहले खुद करना शुरू कर दीजिए, वो बच्चा आपको देखेगा और एक ना एक दिन आपको फॉलो जरूर करेगा। तो जो आप कराना चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अच्छे विचार देंगे, अच्छे रोल मॉडल बनेंगे, बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। तो अच्छी एयर देने के लिए उसको एक बार आउटडोर जरूर भेजें। अगर वो मॉर्निंग में उठ जाए तो उसे मॉर्निंग में हवा, गार्डन जरूर लेके जाए, नेचर से कनेक्ट जरूर कराएं। जब उससे अच्छी बातें करेंगे, अच्छे विचार जाएंगे उसके अंदर, तो बच्चे का एनर्जी लेवल अलग ही रहेगा। और वही अगर बच्चा नेगेटिव ही सुन रहा है दिन भर अपने बारे में, या माँ बाप से खाली नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर उसकी हेल्थ में दिक्कतें आनी ही है। तो अगर आप उसको हेल्दी एयर देंगे, हेल्दी वाटर देंगे, हेल्दी थॉट्स देंगे और हेल्दी डाइट देंगे, तो डेफिनेटली बच्चे का जो विकास होगा वो डिफरेंट ही लेवल का होगा। परफेक्ट मैम, आपने एक ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आपने कुंजी दे दी, यहाँ पर आपने उसकी चाबी दे दी, ठीक है, जो कि सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और सच में जो एक आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस की जो बात की यहाँ पर, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो जो चीज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है बच्चों के एक स्पेशल डेवलपमेंट के लिए। तो मैम हम इस स्किलफुल सैटरडे के बस अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम डाइटिशियन बने, न्यूट्रिशनिस्ट बने, तो उनके लिए कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है? मतलब हम ये कब माने कि हमें डाइटिशियन और ये जो न्यूट्रिशन वाली फील्ड है इस तरफ जाना चाहिए, और उसका करियर पाथवे क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो आप पता होनी बहुत जरूरी है कि आपका बैकग्राउंड अगर साइंस का रहेगा तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेसिकली आप सारे साइंस से ही डील करते हैं। इट इज द डिग्री इज कॉल्ड बीएससी होम साइंस विद न्यूट्रिशन मेजर्स इन योर ग्रेजुएशन। तो 11th-12th आपको साइंस चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन अपना न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं विद न्यूट्रिशन मेजर्स, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें न्यूट्रिशन में, और ये ही पाथवे होता है डाइटिशियन बनने का। लेकिन डाइटिशियन बनते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को फिट करना है और अपने घर वालों को फिट करना है। क्योंकि अगर कोई नॉलेज आपने केवल गेन करी लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया अपने अंदर या अपने फैमिली के अंदर या अपने आसपास के अंदर, तो आप लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचा पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशन के कलीग्स को देखा है जो खुद भी अपने बहुत सारी प्रॉब्लम से अगर वो रह रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई करें। अप्लाइड नॉलेज है ये तो। फूड इज अ बेसिक नीड ऑफ एनीबडी, तो उसको जरूर अप्लाई करें। दूसरा, मैं सोचती हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट को समझाते हो या समझते हो तो आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हो। आप उसको पूरा आईना से देखते हो, ध्यान से देखते हो कि कहाँ पे इसने गड़बड़ी की हुई है, किस जगह पे इसको सुधार की जरूरत है। तो ये इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और तीसरा, ये काम ऐसा है जिसमें आप खुद भी अपना करियर डेवलप कर सकते हो। तो इट्स नॉट दैट कि आपको हमेशा एक हॉस्पिटल के प्रमाइस के अंदर ही काम करना जरूरी है। आप अपने प्रिवेंटिव सेगमेंट में बैठकर आप लोगों को बीमार पड़ने से बचा सके, ये वर्कफोर्स भी हमारी कंट्री में अभी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, नीडेड है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस हमें ये भी होना चाहिए। जब भी हमारी पढ़ाई होती है तो हमें प्रिपेयर किया जाता है कि आप हॉस्पिटल में कैसे काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों की इंटर्नशिप भी वैसी ही होती है, हमें हॉस्पिटल का काम एक्सपीरियंस कराया जाता है।
लेकिन मैं बहुत अर्ली एज, मतलब बहुत उसी समय मुझे पता था जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के, कि मुझे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जाने के पहले लोगों को उस लेवल पे ट्रीट करना है। तो मैं काफी क्लियर थी अपने उस व्यू पॉइंट में, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया और मैंने इस फील्ड पे आई। इसी में बहुत सारे एजुकेशन के भी और भी स्कोप्स हैं, और भी बहुत सारी फूड पॉलिसीज में आप जा सकते हैं। स्कोप बहुत अनलिमिटेड है, तो इसके नए नए एवेन्यूज टैप करने चाहिए जो भी एम कर रहा है डाइटिशियन बनने का, एंड देन थोड़ा इनोवेटिव कुछ काम करना चाहिए। तो एकदम लकीर पे जाकर उसी के लकीर के फकीर हमें नहीं बनना है, और अपनी इनोवेटिव, अपनी नेचर से अपने नए एक एरिया को टैप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और बहुत ज्यादा जरूरत है डाइटिशियंस की, देश को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितने लोग हैं उसके एवज में बहुत कम इस फील्ड में प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच शिल्पी मैम, आपने बहुत ही खूबसूरती से सारी जानकारी को इतने कम समय में संजो के हम सबके बीच में रखा। स्किलफुल सैटरडे में आप आई और आपने अपना समय दिया, इसके लिए ब्लूप्रिंट की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और इसी तरीके से हम आपके और भी सेशंस जो है, लाइव सेशंस भी हम कराते रहेंगे यहाँ पर। तो स्किलफुल सैटरडे के इस एपिसोड को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ में। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय। बाय।